भैया आज के इस वीडियो में हम ऑनलाइन अप्लाई फॉर म्यूटेशन अप यानी DCLR कोर्ट में ऑनलाइन अपील कैसे दायर कर सकते हैं, इसके लिए क्या प्रोसेस है, कैसे फॉर्म भरना पड़ता है, इसके बारे में जानेंगे। तो भैया DCLR कोर्ट में ऑनलाइन अपील दायर करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस लिंक को क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ जाना है और उसके बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन दिखता है ऑनलाइन अप्लाई फॉर म्यूटेशन अपील, इस पर क्लिक करना है। तो अब आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आता है। इसमें आपको लॉगिन करना है। यदि आपने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करके इस तरह से इस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है। उसके लिए आपको यहाँ पर उपयोगकर्ता का नाम लिखिए, मोबाइल नंबर लिखिए और ईमेल आईडी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड और फिर इधर उसका एड्रेस। ध्यान दीजिए, जो रैयत है मतलब जिसका नाम से जमाबंदी है या फिर दाखिल खर्च हुआ है उसका नाम लिखना जरूरी नहीं है, जो उपयोगकर्ता है उसका नाम लिखना है आपको, ठीक है। तो इस फॉर्म में अपना एप्लीकेशन भरने के बाद में रजिस्टर नाम पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपने जो मोबाइल नंबर यहाँ पर दिया है उस मोबाइल नंबर पर OTP आता है, उस OTP को दर्ज कीजिएगा और उसके बाद में फिर वेरीफाई पर क्लिक कीजिएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। और रजिस्ट्रेशन होने के बाद में वापस से साइन इन बटन पर क्लिक करके लॉगिन करने के लिए यहाँ पर ईमेल आईडी और फिर पासवर्ड दीजिएगा, ठीक है, इसमें और फिर कैप्चा कोड दायर कीजिएगा और फिर साइन इन बटन पर क्लिक कीजिए। ध्यान दीजिए, साइन इन और लॉगिन दोनों लगभग सेम, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। तो जब आप साइन इन करते हैं ना तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आता है। यदि आप फोन से अप्लाई कर रहे हैं तो फोन में आपको क्लिक करना पड़ेगा, तो नीचे ऑप्शन खुलता है और सबसे पहला जो ऑप्शन दिख रहा है अप्लाई एप्लीकेशन फॉर म्यूटेशन अपील, ठीक है, आपको इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में इस तरह से इंटरफेस आता है। यहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट कीजिए, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है उसका नाम सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद में इस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत में जितना अंचल है, इनके सर्किल है, उसका नाम सेलेक्ट कीजिए इसमें से। और फिर यहाँ पर म्यूटेशन केस नंबर को टाइप करना है। केस नंबर आपको कहाँ से मिलेगा, तो यदि आपने ऑनलाइन दाखिल खारिज किया होगा तो आपको रिसीविंग मिलता है, एक रिसिप्ट मिलता है, उसमें आपको केस नंबर दिया जाता है। यदि आपने ऑफलाइन किया होगा तो ऑफलाइन करने के बाद में रिसिप्ट में आपको केस नंबर दिया जाता है। यदि आपको रिसिप्ट खो गया, भुला गया है तो आप एक बार अंचल में जाकर जो आपके कर्मचारी या फिर अंचल अधिकारी हैं उनसे बात करके अपना केस नंबर ले सकते हैं। तो देखिए भैया, यदि आपको अंचल में केस नंबर नहीं मिल पा रहा तो फिर दूसरा कोई तीसरा तरीका नहीं है, आपको फिर नहीं मिल पाएगा, आपको ढूंढना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो एनीवे आप किसी तरह करके केस नंबर और म्यूटेशन केस ईयर यानी कि आपका जो म्यूटेशन यानी कि दाखिल खारिज कब हुआ था, किस साल में हुआ था, दो चीज़ें आपको पता करना है, पहला केस नंबर और दाखिल खारिज का ईयर। तो जैसे आपको केस नंबर मालूम चलता है उसके बाद में आप यहाँ पर केस नंबर दर्ज कीजिए और फिर यहाँ पर आपका दाखिल खारिज किस ईयर में हुआ था, जैसे 20 से 21 से फिर 21 से 22 हो गया और फिर उसके बाद में प्रोसीड पर क्लिक कीजिए। तो अब आपके सामने कुछ इस तरह से फॉर्म खुल कर दे देता है। यहाँ पर आपका जो दाखिल खारिज है उसका विवरण दिया जाता है कि एप्लीकेंट का नाम हो गया, एप्लीकेशन डेट, डीड नंबर, यहाँ पर दस्तावेज संख्या भी दिया जाता है और रजिस्ट्रेशन वगैरह दिया जाता है। स्टेटस में रिजेक्टेड बता रहा है, लेकिन जब आप ऑनलाइन चेक करते हैं अपना स्टेटस दाखिल खारिज का तो वहाँ पर डिटेल्स में बताता है कि रिजेक्शन का कारण क्या है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल जो है वो है। आपको यहाँ समझने की बात यह है कि इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, इस फॉर्म को कैसे भरना है। तो यहाँ पर सबसे पहले DCLR कोड का नाम दिया गया है और उसके नीचे सोर्स ऑफ फिलिंग मतलब किसके द्वारा भरा जा रहा है, बायर्स जिसने ज़मीन खरीदा उसके द्वारा या फिर सेलर के द्वारा या फिर CO ऑफिसर के द्वारा या फिर अदर्स, ठीक है। तो यहाँ पर मेनली 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कोई एक भर सकता है। तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ, मतलब बायर के द्वारा ही सेलेक्ट करता हूँ। और उसके बाद मैं आज का डेट यहाँ पर पहले ही ऑटोमेटिक सीन ले लिया है, 23/2/2022 जिस डेट को आप भर रहे हैं। और यहाँ पे आपको नेम ऑफ पिटिशनर लिखना है, मतलब कि जो पिटिशन दे रहा है यानी कि जो अपील कर रहा है उसका नाम लिखना है। मैंने इस फॉर्म को पहले से कुछ इस तरह से भर लिया है, आपको समझाने के लिए मैं समझा देता हूँ। तो यहाँ पर नेम ऑफ पिटिशनर यानी कि जो अपील दायर कर रहा है उसका नाम लिख दीजिएगा। मैंने डेमो के लिए अपना नाम लिख दिया है। और फिर पिटिशनर मोबाइल नंबर मतलब जो अपील कर रहा है उसका मोबाइल नंबर लिखिए और उसका ईमेल आईडी यहाँ पर दिखिए और यहाँ पे पिटिशनर एड्रेस 1 में उसका एड्रेस यानी कि पता लिखिए, ठीक है। और यदि 2 एड्रेस है तो उसका 2 एड्रेस लिख सकते हैं। और उसके बाद में पिटिशनर का डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पर जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसका सेलेक्ट कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे नेम ऑफ रेस्पोंडेंट, यहाँ पर रेस्पोंडेंट वह हुआ जिसके खिलाफ आप अपील दायर कर रहे हैं, मतलब इस अपील का जो रिप्लाई जो जवाब देगा वो आपका अपोनेंट यानी आपके विरुद्ध वाला पार्टी होगा, ठीक है। तो वह हुआ आपका रेस्पोंडेंट, समझ गए। तो एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर ये नाम लिख दिया है और उसका मोबाइल नंबर लिख दीजिए, फिर रेस्पोंडेंट का ईमेल आईडी लिख दीजिए और फिर रेस्पोंडेंट का एड्रेस लिख दीजिए और फिर यहाँ पे उसका डिस्ट्रिक्ट लिख दीजिए, जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसका वो डिस्ट्रिक्ट लिख सकते हैं। और यहाँ पर सबसे जरूरी बात ये कि ये नेम ऑफ एडवोकेट PET लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर पिटिशनर का एडवोकेट का नाम लिखना है और नीचे में जो नेम ऑफ एडवोकेट RAC लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि यहाँ पर रेस्पोंडेंट का एडवोकेट का नाम लिखना है। तो चूंकि DCLR एक कोर्ट होता है तो जाहिर सी बात है आप लोगों को मुकदमा लड़ना होता है, तो उसके लिए आप लोगों को एक एडवोकेट चाहिए होता है। तो आपने जो भी एडवोकेट का सेलेक्ट किया है चुनाव उसका नाम लिख सकते हैं। और नीचे सब्जेक्ट में लिखा हुआ है कि म्यूटेशन अपील यानी कि हम दाखिल खारिज के लिए अपील दे रहे हैं यहाँ पर। और रिमार्क्स में मतलब जो भी गड़बड़ी है, जो भी दिक्कत आई है आपके दाखिल खारिज में, यदि किसी ने गलती से जमाबंदी करा लिया है आपके नाम का जमीन का दूसरे अपने नाम पर, तो वहाँ पर रिमार्क्स में लिख सकते हैं। या फिर आपका दाखिल खारिज नहीं हो पा रहा, किस कारण से नहीं हो पा रहा, आपके दस्तावेज सही है फिर भी आपसे पैसा मांगा जा रहा है या फिर वहाँ पे काम नहीं किया जा रहा
अंचल में, तो वो भी लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, यदि आप डिटेल्स में जानना चाहते हैं कि डीसीएलआर कोर्ट क्या होता है, अपील किस लिए करते हैं, किस शर्तों में करते हैं, डीसीएलआर का पूरा नाम क्या होता है, तो मैंने इसके ऊपर में एक ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक भी दे दिया है, उस लिंक को क्लिक करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है ना भैया। अब देखिए यहाँ पर कंडोलेशन ऑफ डिले दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो भी कारण है डिलेशन का, उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इनमें से बहुत सारे कारण दिया है, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे अदर्स पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद भी यहाँ पर आपको एक फाइल अपलोड करना पड़ेगा जिसका साइज 500 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और उसका फाइल फॉर्मेट PDF में होना चाहिए। तो आपको कौन सा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा उसका नाम नीचे लिखा गया है, और यहाँ पर देखिए सिलेक्ट लिखा गया है, तो इसका मतलब तो यही आ रहा है कि तीनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा। लेकिन मे भी आपको तीनों का तीनों अपलोड करना पड़ सकता है। मैं आपको क्लियर नहीं बता पा रहा हूँ अभी कि आपको कितने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ नहीं लिखा गया कि आपको सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा, कि आपको एक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पर सिर्फ स्लेस का सिंबल दिया गया है, जिसका मतलब होता है या तो यह डॉक्यूमेंट्स या तो यह डॉक्यूमेंट्स। ठीक है भैया, फिलहाल डॉक्यूमेंट्स के बारे में समझ लीजिए। वकालतनामा का मतलब होता है कि जो वकील एक लीगल डॉक्यूमेंट्स बना कर देता है आपको, उसको बोलते हैं वकालतनामा। ठीक है, और दूसरा एप्लीकेशन, यानी कि आपने दाखिल खारिज कराया होगा तो उसका एप्लीकेशन होगा आपके पास में, उसका एप्लीकेशन का रिसिप्ट, तो वही है आपका एप्लीकेशन। और तीसरा है एफिडेविट, तो आपका एफिडेविट कोर्ट से बनता है, जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से लीगल स्टैंप दिया जाता है उस एफिडेविट पर। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है। तो मैं भी आप कोशिश कीजिए कि यदि आपके पास में तीनों डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है तो आप तीनों डॉक्यूमेंट्स को आपस में एक ही PDF फाइल में मर्ज कर दीजिए और फिर अपलोड कर दीजिए। और अपलोड करने के बाद में सेव बटन पर क्लिक कीजिएगा और उसके बाद में यहाँ पर प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, इस रिसिप्ट को प्रिंट कर लीजिएगा ताकि आप इसी रिसिप्ट से फिर बाद में अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका जो केस है वो कहाँ तक पहुँचा है, आपका केस फाइनली डिस्पोज हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है भैया, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा और इस वीडियो से आपको कुछ नया जानकारी सीखने को मिला होगा। तो यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। आपके एक लाइक करने से मुझे बहुत खुशी मिलती है, इस बात को तो आप जानते ही होंगे। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तब से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटा भी दबा लीजिए। ध्यान रखिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई पैसे नहीं देने पड़ते। इस चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर ही लीजिए, अभी भूलिएगा मत बाद में, क्योंकि सब्सक्राइब करना भूल जाइएगा ना तो आपके पास में जो काम की वीडियो होती है ना, महत्वपूर्ण अपडेट वो नहीं मिल पाएगा। ध्यान दीजिए, इस चैनल पर डेली गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी हो गया, राशन कार्ड हो गया, स्कॉलरशिप हो गया, प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, और सबसे जरूरी चीज बिहार भूमि हो गया, उसके संबंध में डेली वीडियो अपलोड किया जाता है जो आपके काम का होता है। तो आपने सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा अब तक। चलिए भैया, इस वीडियो में बस यहीं तक था, मिलते हैं जल्दी आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।